हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के लिए हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 10th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चैप्टर है शुरू के। पहला है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया। मेजरली जो हिस्ट्री 18 मार्क्स कवर करती है थ्योरी के और 2 मार्क्स कवर करती है मैथ वर्क के, ठीक है। तो 18 मार्क्स में से हमें इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत तीसरे चैप्टर से या 5th चैप्टर से जो प्रिंट मीडिया वाला चैप्टर है वहाँ से आ जाती है आपकी केस स्टडी, ठीक है। बाकी मेजर पोर्शन कैरी करते हैं यही 2 चैप्टर्स, ठीक है। तो अगर हमने ये 2 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, मतलब हमारे लगभग 20 में से 16 से 17 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। फाइन, तो हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर के साथ, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर के साथ थोड़ी सी परेशानी ये है कि बहुत लेंदी है और साथ में क्योंकि दूसरी कंट्री के बारे में है ना, दूसरे कॉन्टिनेंट के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होंगी और हमें कनेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि हम अपनी कंट्री के बारे में नहीं पढ़ रहे। ये समस्या आपको दूसरे चैप्टर में नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पर आप इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कनेक्ट करना ईजी हो जाता है, ठीक है। हालांकि ऐसी कोई समस्या नहीं है क्योंकि नोट्स को इस तरीके से बनाया गया है कि आप उसको कनेक्ट कर पाए। हालांकि बनाए नोट्स एनसीईआरटी से ताकि आपको ये भी समझ में आए कि 10th स्टैंडर्ड के लिए एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, ठीक है। और कहीं भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें सारा कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे हम चैप्टर के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो देखें, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें चैप्टर में पढ़ने कौन कौन से टॉपिक है, क्योंकि चैप्टर में आप देखेंगे बहुत सारी सब हेडिंग्स आपको मिलेंगी, इसलिए हमें मेन टॉपिक्स को सिलेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग द पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग समझनी ज़रूरी है? द चैप्टर स्टार्ट्स विथ अ पेंटिंग, ठीक है, जिसको एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया। उसको समझना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ से आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस? जनरली MCQs, ठीक है। तो इसलिए ये वाली एक पेंटिंग को हम समझेंगे। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कहाँ से आ गया? ये तो मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि यूरोप में जो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ था, है ना। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही बाकी सारे स्टेट्स जो थे, बाकी सारी कंट्रीज़ जो थी यूरोप की, वो इंस्पायर होती हैं और फ्रेंच आर्मी उनकी मदद करना चाहती है, ठीक है। एंड आइडिया ऑफ नेशन। अब ये नेशन क्या है, कैसे मर्ज हुआ, हम समझेंगे, ठीक है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम चलेंगे कि यूरोप में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई जिसके कारण यहाँ पर इमर्ज होता है नेशनलिज्म, राइट। वी हैव टू सी कि कैसे एरिस्टोक्रेसी और एक मिडिल क्लास जनरेट होती है, ठीक है। मतलब पहले एरिस्टोक्रेसी, पहले मोनार्की चल रही होती है लुई 16 के अंदर फ्रांस में। धीरे धीरे करके जितनी भी मोनार्कियल सिस्टम्स होते हैं उनको चैलेंज किया जाता है बाय एरिस्टोक्रेसीज और द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। ये कैसे इमर्ज हुई, कौन थे, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ये सब समझेंगे हम। देन लिबरल नेशनलिज्म। हियर द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा कि हमें लिबरल थॉट्स देखने को मिलेंगे। अब लिबरल क्या है ये भी समझेंगे। गेटिंग। न्यू कंजर्वेटिज्म। सबसे पहले था कंजर्वेटिज्म, मतलब जो पुराने थॉट्स को, पुराने आइडियाज़ को कंजर्व करना चाहते थे, ठीक है। चर्च की पावर को कंजर्व करना चाहते थे, बचाना चाहते थे, ठीक है। इसके बाद आएगा लिबरलिज्म, मतलब थोड़ी सा फ्रीडम देना चाह रहे थे लोगों को कि ठीक है सारा कुछ ह्यूमंस के अकॉर्डिंग हो रहा है, ऐसे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। लिबरेट कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं लोगों को। आफ्टर दैट न्यू कंजर्वेटिज्म, दोबारा से कंजर्वेटिज्म आ जाएगा लेकिन कुछ चीज़ों के चेंजेस के साथ, ठीक है। एंड रेवोल्यूशनरीज। ऑब्वियसली व्हेन पीपल आर having the feeling of nationalism, it means somebody has to revolt, ठीक है। कुछ लोग revolt करेंगे, कौन करेंगे? They will be the revolutionaries. What were their ideas? What were their methods of revolting? ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले। Then age of revolutions. Finally, what types of revolutions were there? We have to study under this topic, right? Romantic imagination and national feeling. हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर, रिवोल्ट, मतलब कि सोसाइटल कंडीशंस क्या है। अंडर दिस हेडिंग बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी सोसाइटल कंडीशंस एंड व्हाट वर दी सर्कमस्टांसेस बैक देन, जिनके कारण रेवोल्यूशंस हुए और रेवोल्यूशन के पहले और मतलब बिफोर और आफ्टर इफेक्ट्स जो थे वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, राइट। देन रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, तरीके अलग अलग होंगे, लिबरल्स के तरीके अलग होंगे, कंजर्वेटिव्स के तरीके अलग होंगे और जो वॉयलेंट रेवोल्यूशनरीज हैं उनके तरीके अलग होंगे। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली
साथ में यहाँ पर हम ब्रिटेन के बारे में भी पढ़ेंगे, बिकॉज इसका एक केस थोड़ा सा अलग है, एक स्पेशल केस है, ठीक है। अब ये किस तरीके से यूनिफिकेशन हुआ, कैसे ये नेशन स्टेट्स बने, राइट, कैसे ये लिबरेट होना चाह रहे थे, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, यहाँ पर हम सब कुछ देखेंगे। विजुअलाइजिंग द नेशन, फाइनली लोगों ने नेशन को विजुअलाइज करना चालू किया, मतलब अपने दिमाग में नेशन की एक इमेज बनानी चालू करी जो रेवोल्यूशनरीज चाह रहे थे। देन नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, ये होगा लास्ट टॉपिक जिसमें हम समझने वाले हैं कि भाई नेशनलिज्म और इसका एक थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, राइट, उसका एक थोड़ा सा एडवांस फॉर्म होगा हमारा इम्पीरियलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म पढ़ेंगे, कॉलोनियलिज्म पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे कि इम्पीरियलिज्म क्या है, ठीक है। और आज के फॉर्म में मॉडर्न इम्पीरियलिज्म क्या है, ये भी हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलो, तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। लेट अस स्टार्ट विद दी पेंटिंग, ठीक है, कि पेंटिंग किसने बनाई, क्या खास था। पेंटिंग कब बनी, 1848 में, राइट। किसने बनाई, फ्रेडरिक सूरियो, एक फ्रेंच आर्टिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने पेंटिंग बनाई जिसका इन्होंने नाम रखा द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। बेसिकली दिस वॉज द पेंटिंग विच दिस फ्रेंच आर्टिस्ट सॉ इन अ ड्रीम, ठीक है। उन्होंने एक सपना देखा, उसको विजुअलाइज किया और उन्होंने उसको पेंटिंग में उतार दिया, ठीक है। और पेंटिंग का नाम उन्होंने कैसे रख दिया, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड इट मीन्स इट इज़ नॉट ओनली इन्वॉल्विंग वन सिंगल नेशन, इट इज़ इन्वॉल्विंग द होल वर्ल्ड, ठीक है। और होल वर्ल्ड बेसिकली यहाँ पर यूरोप को कंसिडर किया जा रहा है, राइट। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, मतलब ये डेमोक्रेसी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, राइट। लेकिन ये इन्होंने बनाई कब थी, जब इमर्ज हो रहा था रेवोल्यूशन, ठीक है। और लोग मोनार्की के अगेंस्ट जाना चाहते थे, लिबर्टी की तरफ जाना चाहते थे, फ्रीडम की तरफ जाना चाहते थे, डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहते थे। गेटिंग? पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। अब हम ये क्या समझ रहे हैं पेंटिंग के बारे में, कि पेंटिंग है क्या। चलो पहले पेंटिंग देख लो एक बार। दिस इज़ द पेंटिंग, राइट। यहाँ पर आप कुछ एलिमेंट्स देख पाएंगे। दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ आपको इन दी स्काई यू कैन सी जीसस क्राइस्ट, एंजल्स और जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो सारे आपको यहाँ दिखेंगे। हियर यू कैन सी अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल, राइट, दे आर मार्चिंग टूवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड यू कैन सी डिफरेंट फ्लैग्स। ये डिफरेंट फ्लैग्स आपको क्या बता रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में, कि कोई एक कंट्री के लोग लिबर्टी की तरफ नहीं जाना चाहते थे, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग लिबर्टी की तरफ जाना चाहते थे। और हम उनको आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं, उनके नेशनल फ्लैग से और उनके कॉस्ट्यूम से। अब कॉस्ट्यूम हमको इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन बताया गया है कि ऐसा था, फाइन। और यहाँ पर आपको कुछ बिखरे हुए टुकड़े दिखेंगे। ये टुकड़े किसके हैं, दे सिंपलाइज कि जो मोनार्की थी या जो एब्सोल्यूट पावर चल रही थी, अथॉरिटी चल रही थी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब लोगों ने उसको क्रश कर दिया, ठीक है। अब वो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। एंड दे ऑल टुगेदर आर मार्चिंग टुवर्ड्स लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या बताना चाहता है, सिंबलाइज कर रहा है, पर्सोनीफाई कर रहा है लिबर्टी को एक फीमेल फिगर की तरह, और ये बताता है कि लोग लिबर्टी की तरफ जाना चाहते हैं, अब लोग आज़ाद होना चाहते हैं। ओके, चलो अब ये हमने एक शॉर्ट में देख लिया, अब हम इसको समझ लेते हैं। सो पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes, ठीक है। in this image men and women of all ages, even they are including children, right, and social classes, अलग अलग ग्रुप्स के लोग। अब कोई ये नहीं देख रहा है कि ये मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, लोअर क्लास है। ज़्यादातर लोग परेशान हो चुके हैं मोनार्ची से और क्या चाहते हैं, लिबर्टी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन ऑफरिंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसको एक फीमेल फिगर माना गया है बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। या जो उस समय के फिलोसोफर्स थे, उनका ये मानना था कि जैसे जस्टिस है या फिर लिबर्टी है, ये क्या है, ये फीमेल फिगर्स है, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर, राइट। दे आर ऑफरिंग होमेज। होमेज का मतलब क्या है, दे आर पेइंग रिस्पेक्ट टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हम किसी को होमेज या किसी को रिस्पेक्ट कब दिखाते हैं, जब हम वाकई उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जब हमारी नज़र में उसकी कोई वैल्यू हो। इट मीन्स पीपल वर हैविंग स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ फॉर लिबर्टी, फॉर डेमोक्रेसी, राइट। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ये क्या है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसके एक हाथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर समथिंग, एक डॉक्यूमेंट जैसा है। ये क्या है, ये चार्टर ऑफ मैन्स राइट है। मैन याद रखना,
ठीक है, मतलब कि अभी तक बात किसकी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मेन के अधिकारों की, वेमेन के अधिकारों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, राइट। अब अधिकार चाहिए, कब चाहिए होते हैं, डेमोक्रेसी में अधिकार चाहिए होते हैं, ठीक है, जब लोग मोनार्कियल सिस्टम से परेशान हो जाते हैं। एंड हियर इन द अदर हैंड यू कैन सी अ टॉर्च, ठीक है, ये टॉर्च है कौन सी, नॉर्मल रोशनी वाली टॉर्च नहीं है, ये है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एंड एनलाइटमेंट की टॉर्च का मतलब क्या है, अब लोगों के दिमाग खुलने चालू हो रहे हैं, ठीक है, अब वो पुरानी चीज़ों को मानने से मना कर रहे हैं, चर्च की अथॉरिटीज़ को मानने से मना कर रहे हैं, एंड नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयर एंड दे वांट देयर राइट्स, ठीक है, फॉर दैट दीज पीपल आर इवन रेडी टू डू रेवोल्यूशन, फाइन। Shattered remains of the symbols of absolutist institutions lying on the ground, ठीक है, ये जो है ये क्या है, These are the broken pieces of absolutist monarchy. Absolutist मतलब absolute बोलते हैं हम, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल श्योर है हम उस चीज़ को लेकर, राइट, नो इफ्स एंड बट्स, एब्सोल्युटली, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही ऐसा होगा, राइट। ऐसे मोनार्कियल सिस्टम से, ऐसे गवर्नमेंट, ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लोग क्या हो गए थे, परेशान, ठीक है। तो ये शैटर्ड रिमेन्स क्या बताना चाहता है कि अब लोग इसको सहने नहीं वाले, इसको तोड़कर आगे निकलेंगे, फाइन। यूटोपियन विजन, ये क्या है, ये इमेज ऑल्दो इट गेट वेरी पॉपुलर, लेकिन ये एक यूटोपियन विजन था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड यूटोपियन, रूट वर्ड इसका है यूटोपिया, ठीक है, जो क्या बताता है, यूटोपिया मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू, है ना, मतलब कि इतनी अच्छी है या इतनी परफेक्ट है कि हमें लगता ही नहीं है कि ये सच हो भी सकती है, ऐसा लगता है कि हाँ ये बस एक इमेजिनेशन है, आप ख्याली पुलाव जो है उसको बोलेंगे यूटोपियन विजन, राइट। सो सम पीपल बिलीव दैट दिस इमेज और दिस विजुअलाइजेशन वाज एक्चुअली यूटोपिया, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सारे लोगों के थॉट्स एक जैसे नहीं जा सकते और एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की को भी हराना इतना आसान नहीं था। पीपल आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम, जो हमने अभी देखा। अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड ऑलरेडी रीच द स्टेट ऑफ नेशन स्टेट, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला इधर, ये देखो, यू कैन सी फ्लैग हियर, है ना, मतलब ये अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो है ये ऑलरेडी लिबर्टी की तरफ पहुंच चुके हैं, मतलब यहाँ पर लोग लिबरेट हो रहे हैं, बाकी नेशंस इनको फॉलो कर रहे हैं उनके ही रास्ते पर कि ना हाँ अगर अमेरिका और स्विट्जरलैंड को ऐसा मिल सकता है, आज़ादी मिल सकती है, तो हमें क्यों नहीं मिल सकती, राइट। सो पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट एंड दे आर फॉलोइंग इट। फ्रांस जस्ट रीच, फॉलोड बाय जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स गेज फ्रॉम द स्काई सिंबलाइजिंग फ्रेटर्निटी, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये आसमान से ब्लेसिंग्स देते हुए दिख रहे हैं कि हाँ हम भी यही चाहते हैं कि लोग जो है वो क्या करें, लिबर्टी की तरफ मूव करें, मोनार्कियल सिस्टम को अपोज करें और साथ में आपस में ब्रदरहुड के साथ रहें, ठीक है। दे आर सिंबलाइजिंग फ्रेटर्निटी। दिस वर्ड फ्रेटर्निटी कैन बी सिंप्लीफाइड एंड सेड एज ब्रदरहुड, भाईचारा, okay, so this was all about the painting made by the French artist Frederick, right. 19th century nationalism emerged as a force brought sweeping changes in political and mental world of Europe. 19th century में जो nationalism emerge हो रहा है यूरोप के अंदर, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अब लोग सिर्फ पॉलिटिकल वर्ल्ड में या पॉलिटिकल स्फीयर में चेंजेस नहीं चाह रहे, पीपल आर गेटिंग मेंटल चेंजेस, ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, इसलिए लोग इकट्ठा आकर रेवोल्यूशन करने के बारे में सोच पा रहे हैं, ठीक है। अगर कितना सिंपल है, अगर आपको कोई काम फोर्सफुली करने के लिए बोला जाए जिसके लिए आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते उसको, या आपका मन नहीं है वो काम करने का, तो शायद आप उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत विलिंग हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये काम तो होना ही चाहिए, मैं खुद चाहती हूँ ये काम करना, तो फिर आप उसमें ज़्यादा एफर्ट डालोगे, आप किसी भी हद तक जाके उस काम को करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटल रेवोल्यूशन भी आ रहे थे, लोगों की खुद की सोच में चेंजेस आ रहे थे। क्या हुआ सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा चेंज हुआ दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वांटेड टू शिफ्ट फ्रॉम मॉडर्न स्टेट टूवर्ड्स द नेशन स्टेट, ठीक है। अब ये मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट का कंसेप्ट क्या है इसको समझ लेते हैं। मॉडर्न स्टेट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टेट का मतलब ये नहीं है जो हम ज्योग्राफी के मैप्स में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया एक कंट्री है, मान लो क्या है ही, राइट, इंडिया इज अ कंट्री एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान, एमपी, गुजरात, दीज आर दी स्टेट्स, ठीक है।
अनदर मीनिंग फॉर स्टेट जो हम सिविक्स में यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हम बात कर रहे हैं एक गवर्नमेंटल सिस्टम की, आप कहें मतलब जिसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है, जिसमें हर लेवल पर काम करने वाले लोग यहाँ पर इंक्लूड होंगे, ठीक है, या हर वो हिस्सा जो एक स्टेट से, एक कंट्री से आइडेंटिफाई हो रहा है उसको हम यहाँ पर स्टेट गिन लेंगे। तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं स्टेट मतलब यहाँ पर हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं जिसमें उसकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी। ओके, सो मॉडर्न स्टेट हुआ करता था जिससे कहाँ आना चाहते थे कंट्रीज, नेशन स्टेट की तरफ। तो इनमें डिफरेंस क्या है, मॉडर्न स्टेट मीन्स इट वॉज अ टाइप ऑफ सिस्टम वेयर centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory, ठीक है। लेट अस ब्रेक इट इनटू पीसेस। डिफाइंड टेरिटरी मतलब एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, डेफिनेट बॉर्डर्स हैं इसकी, ठीक है, मतलब सबको पता है कि हाँ इतना एरिया हमारा है। नाउ इन दिस डेफिनेट टेरिटरी अ सेंट्रलाइज्ड पावर, एक सेंट्रलाइज्ड पावर, एक पावर, एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके पास पूरी पावर है। इट इज़ नॉट डेलीगेटिंग इट्स पावर, नीदर इट इज शेयरिंग इट विद द अदर लेवल्स, राइट। कहाँ होता है, डिक्टेटरशिप में होता है या मोनार्की में होता है, सेंट्रलाइज्ड पावर। एंड दिस सेंट्रलाइज्ड पावर इज एक्सरसाइजिंग ऑल काइंड्स ऑफ कंट्रोल, सोवरेन कंट्रोल, मतलब इसमें क्या डिसीजन लेना है ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं, या कोई और भी नहीं, ना ही मैं अपनी पावर किसी और के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो एक डेफिनेट टेरिटरी होगी और उसमें एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी काम करेगी, ठीक है, जिसको अपनी पावर किसी के साथ शेयर नहीं करनी। देन यहाँ से कंट्रीज कहाँ आना चाहती थी, स्टेट्स कहाँ आना चाहते थे, नेशन स्टेट की तरफ, ठीक है। तो नेशन स्टेट क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर। मेजॉरिटी यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिटीजन्स, पीपल हु आर एक्चुअली लिविंग इन दैट कंट्री, कि सारे लोग सिर्फ और सिर्फ रूलर्स ही नहीं, एक सेंस को डेवलप कर सकें। कौन सा सेंस, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, एंड सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द नेशन, कि अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे अंदर ये जो इंडियन वाली फीलिंग है, ठीक है, ये जब डेवलप हो जाएगी, जब हम ये सोच लेंगे कि नहीं हम इंडिविजुअल से ज़्यादा बढ़कर, हम सिटीजन से ज़्यादा बढ़कर इंडियंस हैं, तो हम जब सारे लोग अपने आप को इंडियन बोल रहे हैं तो वी आर रिफरिंग टू आर कॉमन आइडेंटिटी, जो हमें किसने दी, हमारी कंट्री ने दी, ठीक है। हमने अपनी आइडेंटिटी को अपनी कंट्री के साथ जोड़ा तभी तो हम इंडियन कहलाए, है ना, वरना हम तो सिर्फ सिटीजन थे। ओके, सो मेजॉरिटी जब क्या करती है, वहाँ पर रहने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं, जब वो अपने आप को अपनी कंट्री से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब एक कॉमन आइडेंटिटी का उनमें सेंस आ जाता है, तब वो होता है नेशन स्टेट, ठीक है, तब वो क्या बन जाता है, नेशन। फाइन, अदरवाइज स्टेट तो था ही पहले से, है ना। चलो, सो दिस वाज द आइडिया ऑफ मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट। ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर वी आर ओनली गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द countries and how the armies were so much determined to shift from modern state to nation state, क्योंकि modern state में कुछ तो परेशानियाँ होंगी, है ना, कोई कॉमन आइडेंटिटी ही नहीं थी लोगों की, ठीक है, बस उनको ये लग रहा था कि हाँ हम, क्योंकि हमारी एक लाइफ है, हम एक कंट्री के लोग हैं, तो जैसा रूलर कहेगा हमें वैसा करना पड़ेगा, ठीक है, और क्योंकि पावर सेंट्रलाइज है तो वी कैन नॉट क्वेश्चन, ठीक है, नीदर वी कैन चैलेंज दी अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन नेशन स्टेट में क्या होगा, जब हम अपने आप को अपने नेशन के साथ जोड़ेंगे, एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करेंगे, तो हम सारे लोग मिलकर गलत के खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे, ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो डिमांड दी राइट्स। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी इंट्रोडक्शन पार्ट, बेसिकली इट वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। अब हमको पढ़ना है कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था और फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे एक आइडिया ऑफ नेशन जनरेट हो जाता है। चलो, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही देख लिया था। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। कब आया, 1789, क्योंकि यहाँ पर हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण ही दुनिया ने सबसे पहली बार देखा कि अच्छा नेशनलिज्म जैसा भी कुछ होता है, ठीक है, कि जब हम अपने नेशन के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर है, ठीक है, जब हम अपने नेशन के लिए कुछ भी करने, रेवोल्यूशन तक करने के लिए तैयार है, राइट, एंड वी केयर फॉर आवर नेशन, वी फील प्राउड when we identify ourselves with the nation, right? तो पहला क्लियर एक्सप्रेशन कहाँ देखने मिला नेशनलिज्म का, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्योंकि इससे पहले पूरी दुनिया में कहीं पर भी नेशनलिज्म जैसा कुछ इमर्ज नहीं हुआ था, ठीक है, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा। French revolutionaries introduced various measures and practices that created a sense of collective identity among French people। और ये पॉसिबल क्यों हुआ,
क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उनको बहुत पहले से एक बात समझ में आ गई थी कि लोग रेवोल्यूशन में हिस्सा नहीं लेंगे, लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे अगर वो अपने आप को एक कॉमन आइडेंटिटी से नहीं जोड़ेंगे, है ना। जैसे अगर फ्रांस में रह रहे थे, फ्रांस में हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब भाई अगर लोग फ्रांस में रहने वाले अपने आप को फ्रेंच पीपल समझेंगे ही नहीं, ठीक है, उनको यही नहीं लग रहा कि फ्रेंच जो है हमारी मदरलैंड है, ठीक है, या फ्रांस जो है हमारा फादरलैंड है, ठीक है, तो जब उनको ऐसा फील ही नहीं होगा तो क्यों रेवोल्यूशन में आएंगे। या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, है ना, और जब उनको लगेगा कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं लेकिन हु केयर्स, राइट, तब वो ये सोचेंगे कि अगर हम सारे लोग मिलकर रेवोल्यूशन करेंगे तो चेंज आएगा, और सारे लोग जब करेंगे तो सब एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करेंगे, कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को पहले से पता था, तो उन्होंने शुरू से ही ना रेवोल्यूशनरीज के अंदर, लोगों के अंदर, फ्रेंच पीपल के अंदर नेशनलिज्म थोड़ा थोड़ा डालना चालू कर दिया था। उनको एक सिटीजन नहीं मानकर वो क्या मान रहे थे कि भाई आप फ्रेंच पीपल हो, ठीक है, और आपको अपने नेशन के लिए लड़ना है। आइडिया कैसे डाला उन्होंने, मतलब कि कुछ तो किया होगा, कुछ तो बात बताई होगी, तब तो जाके लोगों ने अपने आप को फ्रांस के साथ जोड़ना चालू किया। आइडिया ऑफ ला पैट्री मतलब कि फादरलैंड, एंड ले सिटोइन यानी सिटीजन, यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बताया कि अगर आप अपने आप को अपने फादरलैंड के साथ यानी कि फ्रांस के साथ अगर आप अपने आप को जोड़ोगे, अपने आप को एक सिटीजन समझोगे फ्रांस का, तो हम ऐसा समय ला सकते हैं जब हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रूल करी जाएगी और सारे लोगों के पास इक्वल राइट्स होंगे, है ना, एंड वी विल बी लिविंग अ मोर पीसफुल लाइफ। देन अ न्यू फ्रेंच फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। It was tricolor, मतलब it was having 3 colors, just like Indian flag. Colors were different, but I'm telling you the meaning of tricolor. It replaced the former royal standard. ठीक है, अब ये क्या बात हुई कि भाई फ्लैग ही तो था, पुराना ही फ्लैग चल रहा होता तो नया फ्लैग एक ट्राई कलर इंट्रोड्यूस कराने की क्या ज़रूरत थी। ये जो फ्लैग्स होते हैं या नेशनल एंथम्स होते हैं, नेशनल सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, या फ्रीडम फाइटर्स की जो कहानियाँ होती हैं, उनके द्वारा दिए गए स्लोगन्स होते हैं, ये इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है रेवोल्यूशनरीज के ऊपर, ठीक है, या नेशनलिस्ट फीलिंग्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू ह्यूमन जो है, मतलब एक सिटीज़न जो है, एक पर्सन जो है, वो क्या करता है, अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अगर आप अभी देखो कि आप कहीं पर नेशनल एंथम सुनते हो, ठीक है, या आप जैसे स्टेडियम्स में देखते हैं लोग एक साथ मिलकर नेशनल एंथम गा रहे हैं, असेंबलीज़ में एक साथ मिलकर नेशनल एंथम गा रहे हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, तो आपको उस चीज़ के साथ, उस सॉन्ग के साथ, इट्स नॉट जस्ट अ सॉन्ग, ठीक है, आपको उसके साथ एक फीलिंग मिलेगी, ठीक है, यू विल फील प्राउड, यू विल फील गुड, है ना, और आपको वहाँ पर ज़्यादा कनेक्टेड फील होगा अपनी कंट्री के साथ, एक कॉमन आइडेंटिटी देखेगी आपको, ठीक है। तो फ्लैग्स हुए, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। और ये जो पहले वाला फ्लैग था, इट वॉज एक्चुअली अ फ्लैग ऑफ मोनार्की, तो इसको रिप्लेस किया गया एक नए फ्रेंच फ्लैग से, and this tricolor was decided, this tricolor was prepared by the revolutionaries, ठीक है। तो it was giving a more powerful feeling of common identity. A state general was elected by a body of active citizens and renamed the National Assembly. नेशनल असेंबली को रीनेम किया गया और एस्टेट जनरल, अगर आपको याद हो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि एस्टेट जनरल क्या था, इट वॉज अ काइंड ऑफ असेंबली where all the people belonging to 3 estates, they were invited and each estate was having one system, each estate was having only one vote. लेकिन जब थर्ड एस्टेट जो होता है पीजेंट्स और आर्टिस्ट का, when they demand that instead of having one vote per estate we all should have individual voting rights, लेकिन ये डिमांड डिनाई कर दी जाती है बाय लुइस 16 और बाकी अदर 2 एस्टेट्स के कारण, इसलिए ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। थर्ड एस्टेट जनरल से बाहर निकलता है, मतलब बॉयकॉट करता है, एंड दे फॉर्म्ड नेशनल असेंबली। तो ये जो एस्टेट जनरल की बॉडी थी, इसको इलेक्टेड किया गया, मतलब बाद में इसको इलेक्शन के द्वारा फुलफिल किया गया, किसके द्वारा, एक्टिव सिटीजन्स। अब यहाँ पर एक्टिव सिटीजन्स हैं, इसका मतलब सारे सिटीजन्स की बात नहीं हो रही, सारे लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला, कुछ लोगों को कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज रखकर वोटिंग का अधिकार दिया गया, उनको एक्टिव सिटीजन्स बनाया गया, और बाकी बचे हुए जो सिटीजन्स थे दे वर पैसिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन्स के लिए भी हमने पिछले साल 9th में पढ़ा था, किसको बनाते थे, प्रॉपर्टीड मैन को, या जो एक लेबर की वेज के अकॉर्डिंग 3 दिन का टैक्स
3 दिन उसकी इनकम के जितना टैक्स भर पाएगा, राइट। विमेन को तो अगेन पैसिव सिटीजन्स बनाया था, एक्टिव सिटीजन में विमेन को इन्वॉल्व नहीं किया गया, राइट। तो एक तो सिर्फ मैन वोट कर रहे थे, वो भी प्रॉपर्टीड मैन, दोज हु वर हैविंग प्रॉपर्टी इन देयर हैंड, रिच पीपल, रिच मैन एक्चुअली। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन इन नेम ऑफ नेशन, और जो मार्टियर्स थे उनको कमेमोरेट यानी उनको शहीदों को जो थी श्रद्धांजलि दी गई, ठीक है, उनको प्रेस किया गया, ठीक है, उनको एक रिस्पेक्ट शो की गई, राइट। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स इन द टेरिटरी। एंड अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन तो हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड, उसको फॉर्म किया गया जिसकी मदद से यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए कि पूरी कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं दे ऑल विल बी ट्रीटेड अंडर द सेम लॉ, ठीक है। दीज वर सम काइंड ऑफ चेंजेस which were brought by the French revolutionaries so that they can collect more and more people for the purpose of revolution against the French monarchy, okay. Then internal custom duties and dues were abolished, right. Just a minute, yeah. Custom duties means it is a kind of tax which is imposed ओवर दी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और ट्रेड, ठीक है, उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटीज़। तो कस्टम ड्यूटीज़ जो थी एक ही कंट्री के अंदर उसको हटाया गया, ठीक है। एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड, ठीक है, ड्यूज आर अगेंस्ट अ काइंड ऑफ फीस, ओके। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर अडॉप्टेड, वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम किसी भी चीज़ को तौलते हैं, है ना, जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि आप 1 किलो टमाटर अगर आपको तौलना है, ठीक है, तो आप जो पुराने, अभी तो ठीक है आपके पास इलेक्ट्रिक कांटे होते हैं, ठीक है, आप उससे तौल सकते हैं, मशीन्स होती हैं, वेइंग मशीन्स होती हैं, लेकिन पहले तराजू हुआ करता था और उसमें बाट रखे जाते थे। तो ये जो बाट होते थे इनको हम कहते हैं वेट्स, ठीक है, ये तौलने के काम आते हैं। और मेजर्स, मेजर्स यानी कि जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 1 मीटर कपड़ा को मेजर करो, ठीक है, तो मेजर्स होते हैं नापने के लिए और वेट्स होते हैं तौलने के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्टेड, ताकि हर ट्रेडर या कुछ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स अपने मनमाने अकॉर्डिंग वेट्स और मेजर्स ना तय कर पाएँ, ठीक है, कि अगर आप एक ट्रेडर के पास गए, आपने उससे बोला कि भाई 1 किलो टमाटर दे दो, तो उसने आपको 10 टमाटर दिए, ठीक है। आप दूसरे के पास गए, आपने फिर से उससे बोला कि 1 किलो टमाटर दे दो, तो उसने सिर्फ 8 ही टमाटर दिए, ठीक है, और टमाटर की साइज़ सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों के वेट्स और मेजर्स अलग अलग हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि ऐसे करने से क्या हो रहा था, अलग अलग वेट्स और मेजर्स होने से ट्रेड में प्रॉब्लम आ रही थी, रिस्ट्रिक्शंस लग रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, और कन्फ्यूजन अलग से पैदा हो रही थी, मार्केट्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे। सो यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया वेट्स एंड मेजर्स का। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, डायलेक्ट्स एक तरीके से आप समझ सकते हैं लैंग्वेज, ठीक है, या लैंग्वेज को बोलने का जो तरीका होता है, ठीक है, लैंग्वेज तो जैसे हिंदी एक ही है लेकिन हम उसको बोलते हैं अलग अलग तरीके से, जो वेज होते हैं, राइट। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच भाषा को प्रमोट किया गया, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में बोली जाती थी, ठीक है। सो इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल द पीपल एंड इट वॉज इवन अप्रिशिएटेड इफ ऑल द पीपल वर यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग, राइटिंग और टेलिंग वट एवर दे वॉन्ट टू टेल, ओके। French revolutionaries declared that it was their mission to help people of Europe to become nation. अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, फ्रेंच आर्मीज जो थी, उनके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने ये जिम्मेदारी नहीं डाली कि उनको अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्रीज को भी लिबरेट कराना है। दे देमसेल्व्स कंसिडर्ड इट एज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको लगा कि ये हमारी डेस्टिनी है, ठीक है, हमारा काम ही है, हम इसलिए आए हैं ताकि हम क्या कर सकें, हम बाकी कंट्रीज को भी लिबरेट करा सकें, जैसे हमने फ्रांस को लिबरेट कराने का डिसाइड किया है। सो दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तभी हम कह रहे हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी से इंस्पायर होकर बहुत सारी कंट्रीज़ ने उनको अपनी कंट्री के अंदर एंट्री प्रोवाइड कराई, है ना, उनके लिए रास्ते बनाए ताकि वो क्या कर सके, उनको भी लिबरेट करा सकें। लेकिन सारी कंट्रीज़ नहीं, तो बाकी कंट्रीज़ क्या सोच रही थी ये हम देखेंगे, राइट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। इतना और देख लेते हैं, ठीक है, 5 more minutes जस्ट।
थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब ये फ्रेंच आर्मीज, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को लीड कौन कर रहा था? नेपोलियन। कोई एक लीडर तो है ना, बिना लीडर के चलेगी क्या रेवोल्यूशनरीज, या जो लोग हैं, जो आर्मी है, वो बिना लीडर के तो नहीं चलेगी। सो हु वाज लीडिंग दैम? जिसको ये लग रहा था कि उसकी जिम्मेदारी है बाकी कंट्रीज को भी लिबरेट कराना, नेपोलियन बोनापार्ट, राइट। नेपोलियन बोनापार्ट वॉज एक्चुअली एन इन्वेडर। इन्वेडर का मतलब क्या होता है? जो दूसरी की टेरिटरी को भी कैप्चर करना चाहता है उससे लड़ाई करके, राइट। नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। क्यों? अभी हमने ऊपर देखा, सेंट्रलाइज सिस्टम था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सेंट्रलाइज था, राइट। नेशन स्टेट बना रहे थे, कॉमन आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था और वापस से कहाँ पर आ गए थे? मोनार्कियल सिस्टम में। स्टिल इट हैड इनकॉर्पोरेटेड revolutionary principles in the administration to make whole system more rational and efficient. Still, some of the good things were introduced, some good reforms were introduced by Napoleon Bonaparte, जिसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम था वो थोड़ा सा और रैशनल, यानी कि थोड़ा सा और लॉजिकल और एफिशिएंट बन सका, मतलब अच्छे से काम करने वाला बन सका, ठीक है। लेकिन कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग नेपोलियनिक कोड। कैसे किया ये नेपोलियन ने? उसने एक कोड बनाया, a set of reforms means positive changes, ठीक है। a set of reforms was made under the name of Napoleonic Code. It was introduced in the year 1804, ठीक है। नेपोलियनिक कोड था क्या? ये हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपोलियन कौन कौन से चेंजेस लेकर आया था, ठीक है, या नेपोलियनिक कोड के अंदर मेजर पॉइंट्स क्या क्या थे, तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, राइट। जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा नेपोलियनिक कोड 1804। अनदर नेम फॉर इट इज सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है। अब ये नेपोलियनिक कोड क्या है, क्या पॉइंट्स इसके अंदर, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 अच्छा लगा है, अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया है और आप आगे की कहानी जानने के लिए इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।